हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90 के दूसरे क्लास में सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। आ जाओ। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखा था। याद है उसका निमोनिक क्या था? WH। क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन होता है टेक्निक का ऑफ प्रोडक्शन, या कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। थर्ड था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जहां सिलेक्शन होता है ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलो ओके बढ़िया। नेक्स्ट अपने घुसे थे इकोनॉमिक सिस्टम में। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू ऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। हर एक कंट्री क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम अपनाता है। तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी, बट वी आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सोशलिज्म। ठीक है ना, वी आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सोशलिज्म, पर हाँ अपने क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। सबके डेफिनेशन में एक वर्ड आता है COO, कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। कैपिटलिज्म में बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और सोशलिज्म में बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो ये सब रिवाइज कर लिए अपने। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आओ इकोनॉमिक प्लानिंग में। चलो कॉपी भी निकाल लो साइड में। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोग दो डेफिनेशंस देखेंगे, एक प्लान क्या होता था और एक प्लानिंग क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लान, प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले अपने जानेंगे बेटा प्लान क्या होता है। आज पकड़ लो, बोर्ड्स के बाद तुम लोग का गोवा जाने का प्लान बने मान लो, तो वो भी एक प्लान हो गया ना। प्लान में होता क्या है, देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि वहां जाएंगे, मस्ती करेंगे, रिटर्न आएंगे। तो वो क्या, एक स्टेप्स का सीरीज हो गया। साथ ही साथ एक टाइम पीरियड होता है अपने पास, कि भाई 6 दिन गोवा घूम के आएंगे, 8 दिन गोवा घूम के आएंगे। तो वो सारे स्टेप्स को अपने को फॉलो करना पड़ता है उसी टाइम पीरियड में, है कि नहीं? अगर 8 दिन का प्रोग्राम है तो 8 दिन में वो सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जाना है, मस्ती करना है, आना है। ये सारा चीज को अपने क्या कहाँ मिला के बोलते हैं, प्लान में मिला के बोलते हैं सारी चीजों। प्लान क्या हो गया, लिख लो। प्लान रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहला चीज, प्लान लिखा हुआ चीज होता है, हवा में बातें नहीं होती, ये लिखा हुआ चीज होता है। इट्स अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, शोइंग, डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड SPS, शोइंग डिटेल्ड SPS। अब SPS क्या हो गया, लिख लो। SPS में S का मतलब हो जाएगा स्कीम्स, P का मतलब प्रोग्राम्स, एंड S का मतलब स्ट्रैटेजी। आ जाओ, बोलो प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, डिटेल्ड मैनर में SPS। SPS बोले तो S फॉर स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी। वापस से एक बार, स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, शोइंग डिटेल्ड SPS टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, showing detailed SPS to achieve इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है अपने अपने इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहां ऑब्जेक्टिव्स भी कौन सा होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एक प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे हम लोग। जैसे गोवा का प्लान बताया तुम लोग को, प्लान अपने सेट करते एक ऑर्डर में, कि आज यहां घूमने जाएंगे, कल वहां घूमने जाएंगे, कल वहां घूमने जाएंगे। तो प्लान में हमेशा एक ऑर्डर होता है, टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर।
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने को प्लान करना पड़ता है, एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेट करते हैं, उसी के अंदर उस प्लान को अपने को अंजाम देना है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ अ प्लान। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बोल कर लो भैया, ये डॉक्यूमेंट है जो एसपीएस दिखाता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। एक ऑर्डर में अपने को काम करना है और एक टाइम पीरियड में होना चाहिए वो काम कंप्लीट। ठीक है, स्कूल में चैप्टर हो गया क्या? ये नहीं हुआ है चैप्टर अभी तक? नहीं तो तुम मुझसे पूछते कि प्लान कितने सालों का होता था, पता है क्या? 5 साल, 5 ईयर प्लान। जैसे गोवा का बात की अभी, वहां तो 7-8 दिन का प्रोग्राम है, पर ये जो प्लान्स बनते थे ये पूरा 5 साल को लेके बनता था कि इंडिया को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। तो पूरा 5 साल का जो रोड मैप बनता था उसी को अपने प्लान बोलते हैं। ठीक है ना, आ जाओ पढ़ते हैं इसको। प्लान रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड एसपीएस का मतलब स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने को फुलफिल करना है, अचीव करना है। कैसे? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, है ना, एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम सीमा के अंदर वो काम अपने को करना है। ठीक है, आज जैसे तुम लोग का पकड़ लो सीए फाउंडेशन वगैरह है, तुम लोग को कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है उसका 4-5 महीना में। तो वो क्या हो गया, एक प्लान सेट करेगा तुम लोग कि हाँ भाई 4-5 महीना का टाइम पीरियड है, इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले जो डिफिकल्ट लगता है वो पढ़ेंगे, उस हिसाब से काम होगा। ये सारा प्लान। चलो वापस एक बार बिना देखे बोलना सब, यहां तो सब देख रहे थे अपने, अब बिना देखे बोलेंगे। चलो आ जाओ। प्लान रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड एसपीएस, बोले तो schemes, programs and strategy to achieve economic objectives in a particular order during a particular time period या within a particular time period, no problem। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा प्लान। आ जाओ। आफ्टर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हमने भैया सेट कर लिया हमारा सिस्टम क्या होना है, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी, कि भाई अब हम इस अबिस से, इस नरक से कैसे ऊपर आएगा। नेक्स्ट स्टेप वाज टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना, उसी में प्लान आता है। प्लान अपने पढ़ चुके हैं अभी। प्लान रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड एसपीएस टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एक ऑर्डर में होता है एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एक ऑर्डर में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आज डेफिनेशन क्यों लिखवाते हैं, बुक में तो दिया हुआ होता ही है, क्यों लिखवाते हैं बोलो? ताकि याद हो जाए, है ना। जो लिखा हुआ चीज होता है ना वो हाथ पकड़ लेता है फिर जल्दी से। आ जाओ। ड्यूरेशन, हाँ अभी तुम लोग का सब एमसीक्यू के लिए रहेगा। अभी तो 1-1 साल का बात होता है, पर आजादी के वक्त उन लोग 5-5 साल का बात करते थे, बिकॉज हम लोग को बहुत जल्दी ऊपर जाना था। ठीक है, ड्यूरेशन था 5 इयर्स का। हर एक प्लान 5-5 साल का बनाया जाता। मतलब पकड़ लो, लोग बोलते थे कि एक प्लान में हम एग्रीकल्चर को टैकल करेंगे, 5 साल दे डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। फिर बोला कि 5 साल इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएंगे। फिर बोला 5 साल बढ़ाएंगे एक्जिम को। एक्जिम क्या हो गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो हर 5 साल का अपना अपना एक वीक एरिया को टारगेट करने का जरिया था। ठीक है, हाँ ये 5 इयर्स का प्लान, ये कहां से चुराया गया, सॉरी कहां से इंस्पिरेशन मिला इसका? फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, रशिया के थ्रू ये 5 ईयर प्लान्स का अपने को तरीका समझ में आया। नेक्स्ट, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है, उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, एंड इट इज ऑफ
20 years, 20 years। तो नॉर्मल प्लान तो 5-5 साल का था, पर एक पर्सपेक्टिव प्लान, महाप्लान, ये 20 years का था, 20 साल का। ठीक है, बस ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, बाकी व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट कुछ नहीं आएगा। नहीं, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये जो 5-5 साल का प्लान था ना, इसका एग्जाम्पल्स है कि एग्रीकल्चर, एक्जिम वगैरह। पर्सपेक्टिव प्लान का सच कोई एग्जाम्पल नहीं। चलो ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग में आओ। चलो देखो, जीडीपी वगैरह तो तुम हर साल बढ़ाने का सोचेगा, वो सिर्फ 2020 से इसके हिसाब से तुम नहीं देखेगा, तुम हर साल के हिसाब से देखेगा कि आज इंडिया में प्रोडक्शन हो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा, कल हो आज के मुकाबले काफी ज्यादा। सो इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा नीचे लिख लेते, चलो क्या है। अभी कौन सा डेफिनेशन पढ़े थे अपने? प्लान का। अब अपने बात करेंगे प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग। लिख लो, इकोनॉमिक प्लानिंग। कृष्ण समझ में आ रहा है? मेरे को बताना तो किसका ड्यूटी था प्लान करने का? गवर्नमेंट का था, है ना? गवर्नमेंट का ड्यूटी था अब देश में चीजों का प्लान करने का। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब ये होता है कि भाई देश में कितने रिसोर्सेज है, कहां कहां कितने रिसोर्सेज है, पहले वो पता करना, और दूसरा उसको सही तरीके से यूज करना। समझ में आया क्या बोले? पहले गवर्नमेंट क्या करेगा? पता लगाएगा कि देश के किस किस कोनों में क्या क्या ज्यादा पड़ा हुआ है। जैसे दार्जिलिंग में ज्यादा क्या होगा? टी होगा। बंगाल में ज्यादा जूट होगा मान लो। पंजाब में ज्यादा राइस वगैरह होगा। तो पहले पता करो कौन कौन से एरिया का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और उसके बाद उसको देश भर में फैला दो, है ना? इसको बोलते हैं प्लानिंग। आ जाओ। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू टेकिंग मेजर क्या? इकोनॉमिक डिसीजंस। कौन डिसीजन लेता होगा? अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना? बाय दी कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ determinate अथॉरिटी। बाप रे बाप, अचानक से क्या अंग्रेजी आ गया ये सब। टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस तक तो बढ़िया था। अब कौन लेता है ये डिसीजंस? ये एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी लेता है। डिटर्मिनेट अथॉरिटी का मतलब वही हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट। हाँ, अलग डिपार्टमेंट जो होता है उस हिसाब से। डिटर्मिनेट मतलब कौन लेजिटिमेट अथॉरिटी है, कौन लीगल अथॉरिटी है, कौन देश भर का प्लानिंग करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो बस यहाँ गवर्नमेंट नहीं लिख के क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? वो डिक्टेटरशिप, वो अलग चीज होता है। वो किंग होता है, किंग पूरा प्रजा में रूल करता है, डिक्टेटर है वहां का, वो अलग चीज होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बीच में गवर्नमेंट चेंज होता ही था बिल्कुल, और ऐसा भी बहुत बार हुआ है। इंडिया का वॉर हुआ हुआ पाकिस्तान चाइना के साथ, तुम लोगों को पता है कि नहीं? 1970 1960s में। तो उन पर्टिकुलर साल में एनुअल प्लान्स निकला था। देयर वेर नो 5 year प्लान्स दैट टाइम। और सरकार चेंज होता था तो होता था, उससे फर्क नहीं पड़ता था इस चीज में। अगर 5 year प्लान बन गया, मतलब पकड़ लो 1960 से 65 एक प्लान बन गया मान लो, और अगर 62 में सरकार चेंज हो गया तो भी वो 5 year प्लान माना जाएगा। समझ में आया? गवर्नमेंट अपडेट कर सकता है उसको, पर जो रूल सेट हुआ था उसमें कि भाई एग्रीकल्चर पे ही फोकस रहेगा, तो उसी पे फोकस करना था। बजट, हाँ, फाइनेंसेस तुम कम बेसी करो, पर
जो एक टॉपिक सेट हो गया है उसी को तुमको आगे बढ़ाना। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन। कॉन्शियस डिसीजन मतलब क्या? अपने होशो आवाज में, है ना? कौन डिसीजन लेगा? अथॉरिटी। कैसे लेगा? अपने होशो आवाज में। ड्रंक होके नहीं डिसीजन लेगा कि भाई हाँ चलो, मेरी पत्नी तो वहां की है, हम उस स्टेट को ज्यादा डेवलप करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। बाय द कॉन्शियस डिसीजन, फेयर डिसीजन। यहां पे लिख सकते हो फेयर। फेयर डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी आफ्टर a comprehensive survey. After a comprehensive survey of the entire economy. After a comprehensive survey of the entire economy. सर्वे समझ में आ गया? सर्वे मतलब क्या है? मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। आज तुम लोग को हम ग्रुप में गूगल फॉर्म भेज देंगे। गूगल फॉर्म समझता है ये सब कोरोना के बाद? कोरोना में वही चला था, गूगल फॉर्म्स। वो भेज देंगे हम तुम लोग से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन लोग डिसीजन जरूर लेता था। कौन लेता था डिसीजन? गवर्नमेंट से बेटर वर्ड क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेट अथॉरिटी। ये डिसीजन लेता था आफ्टर डूइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आया? सीबीएसई बीइंग सीबीएसई, बड़े लेवल पे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट। ऐसा लग रहा है पोयम लिखा है तुम लोग को। इंग्लिश का पोयम नहीं होता है। और एक एक वर्ड तुम लोगों को समझा रहे हो। पूरा पोयम के हिसाब से लिख दिया अपने स्टैंजा। मेरे को मेरे इंग्लिश का टाइम याद आ गया। 6-7 साल पहले इंग्लिश पढ़ाते थे हम। सीबीएसई को पढ़ाते थे, आईएससी तो आता नहीं था। सीबीएसई को पढ़ाते थे। वो तुम लोग का जो है ना, वो स्टीफन स्पेंडर का है शायद, नाइट स्लम। नहीं है क्या अभी? पोयम में क्या क्या जेनिफर टाइगर, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नारूदा। तो उसमें ऐसे लिखा हुआ होता था, सब बताते थे एक एक करके। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? ठीक है, आओ चलो बोलो बच्चों, व्हाट इज द प्लान? प्लान रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड एसपीएस टू अचीव, हाँ ठीक है चलो, स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब इसमें आओ। इकोनॉमिक प्लान पहले मैं बोल करा देता हूं। इकोनॉमिक प्लान रेफर्स टू टेकिंग मेजर economic decisions by the conscious decision of a determinate authority after a comprehensive survey of the entire economy. बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या करेगा वो? सर्वे करेगा। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप क्या है? सर्वे करेगा। समझेगा कहां क्या है। उसके बाद वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा कि कैसे अब काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है? कैसा डिसीजन लेगा? इकोनॉमिक डिसीजन। कौन लेगा? डिटर्मिनेट अथॉरिटी, दैट इज द गवर्नमेंट। ठीक है ना? और एक बार पढ़ते देख के ही बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी आफ्टर अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। पूरा इकोनॉमी का पहले कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन लिया जाएगा बाय द डिटर्मिनेट अथॉरिटी। ठीक है? और क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग है, डिसीजन भी इकोनॉमिक होगा। चलो आओ ट्राई करना है सब बोलने का सब। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी after a comprehensive survey of the entire economy.
उत्प्लक्ष ठीक है। चलो वापस से एक बार लास्ट एकदम आ जाओ। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिनेट अथॉरिटी आफ्टर अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। डिसीजन लेना है सोच समझ के, है ना, नॉट पी पा के। पार्टी के मूड में डिसीजन नहीं होगा। आ जाओ। तो एक डेफिनेशन अपने देख चुके प्लान, अब दूसरा देख रहे इकोनॉमिक प्लानिंग। आ जाओ। इसका मतलब है मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिनेट अथॉरिटी आफ्टर अ क्या, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द होल इकोनॉमी। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द होल इकोनॉमी। अनीश क्लियर है? आयुष? चलो अब इसके बाद अपने यहां पे आते हैं। आज टैक्सेस इकट्ठा करना है तो सब तो गवर्नमेंट ही करता है, पर गवर्नमेंट क्या उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है। एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसका है वो? गवर्नमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ड्यूटी है टैक्सेस को इकट्ठा करें, ठीक है। अब उसके अंदर भी एक अलग से एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी बोल के। सीबीडीटी आई थिंक इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है बोल के शायद। ये ब्यूरो है ना, क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका ड्यूटी है टैक्स इकट्ठा करना। दोनों समझ रहे हैं? अपने तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलते हैं हर चीज में, पर इकट्ठा कौन कर रहा है टैक्स? सीबीडीटी। जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो आता है गवर्नमेंट के अंदर। तो वैसे ही कहने को तो डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है, पर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट ले रहा है वो देखते हैं। द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन। बोलो क्या नाम है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया प्लानिंग कमीशन। और ईयर्स तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। इंडिया आजाद हुआ था 47 में, तो 2-2.5 साल लग गया अपने को पहले तो स्टेबलाइज होने में, है ना। पहले अपने स्टेबलाइज होंगे उसके बाद ग्रोथ का सोचेंगे ना। तो 2-2.5 साल स्टेबलाइज किया और फिर इन लोग 50 से सोचा कि अब बेटा काम को आगे बढ़ाना है। तो दे सेटअप व्हाट? प्लानिंग कमीशन। किस लिए सेट किया प्लानिंग कमीशन? टैक्सेस के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। क्यों सेट हुआ प्लानिंग कमीशन? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इन लोग ही कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करेगा, फिर इन लोग ही डिसाइड करेगा कैसे इंडिया को आगे बढ़ाए। समझ में आया? टैक्स का बात क्यों बोला तुम? टैक्स का तो अलग से बताए थे। और इसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होता था वो इसका चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता। ओके, नो आगे देखेगा। मोदी जी आए और सब हटा दिए। जय हो मोदी। मोदी जी आए और ये जो 1950 से चल रहा था, बस सब खत्म कर दिए। वो स्टार्ट किए फिर मेक इन इंडिया। चलो ओके, आओ। इसका पर्पस क्या है? कमीशन किस लिए एस्टैब्लिश हुआ, इसका पर्पस क्या है? यहां पे एक लाइन आता है, असेस देन यूज, अफेक्टिव यूज। कमीशन का सबसे पहला काम क्या था कि पहले वो असेस करेगा। असेस समझ में आता है? पता लगाएगा। यस, असेस के पास लिख लो। क्या लिखे? पता लगाएगा। एनालाइज, ठीक है, एनालाइज लिख लो। दया पता करो। एग्जामिन। तो कमीशन का सबसे पहला काम था कि वे उसको पता लगाना है कौन कौन से एरिया में क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है ना। पहले असेस करेगा कि कहां कहां क्या रिसोर्सेज मौजूद है। रिसोर्सेज बच्चों दो टाइप का होता है। तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा शायद फिजिकल रिसोर्स क्या होता है। जो रॉ मटेरियल धरती से मिलता है अपने को, जो छू सकते हैं अपने, वो सब क्या है? फिजिकल रिसोर्स, ठीक है ना। आज बर्तन भी बनता है स्टील से,
तो जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है सब क्या है, फिजिकल रिसोर्स, है ना। आज जिस बेंचेस में बैठे अपने, वो भी किससे बना होगा, फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स तो क्लियर है, बट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? यस, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमंस हो गया बेसिकली, जो काम कर सकते हैं। एक होता है ह्यूमंस, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस बच्चों एसेट भी होता है, लाइबिलिटी होता है। कुछ गधे लोग क्या हो जाएंगे, लाइबिलिटी। पर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा क्या होगा, एसेट होगा, जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो कमीशन का बोलो पहला पर्पस क्या है, असेस करना। किस चीज को असेस करना, रिसोर्सेज को। कैसे रिसोर्सेज को, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स, कि कहां कहां क्या क्या मौजूद है, पता तो लगाए पहले। उसके बाद, उसके बाद प्लान्स प्रिपेयर करेगा। उसके बाद प्लान्स जो बताए थे ना अभी, 5 ईयर प्लान्स, प्लान्स प्रिपेयर करेगा फॉर नॉट जस्ट यूज, कैसा यूज, अफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेस। तो कमीशन का यही काम था, असेस देन यूज और प्रिपेयर प्लान्स। तो उसको साइड में लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली अ स्नैपशॉट। असेस देन यूज, ठीक है। चलो ओके, क्लियर था यहां तक सब। पहले कमीशन क्या करेगा बताना, असेस करेगा। मतलब वो सर्वे पढ़े थे ना अपने, सर्वे का मतलब हो गया असेस करना। किसको असेस करेगा, रिसोर्सेस। कौन सा वाला, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। एक बार पता लग गया कहां पे क्या मौजूद है, फिर वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा प्लान्स एवरी 5 years टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है। आ जाओ, बस ठीक है। अब यहां पे आना, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तुम लोग को ये वर्ड याद रखना है, ठीक है ना। ईपीआर 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। हम्म, पॉलिसी के अंदर पॉलिसी, हाँ। आईपीआर 1948। देखो जब इंडिया को आजादी मिला था, ज्यादातर लोग कहाँ थे, कौन से सेक्टर में थे, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। देश डेवलप तभी होता है जब एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग शिफ्ट होते हैं सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है ना। तो देख रहे 48 में, एक साल बाद ही, आजादी के एक साल बाद ही, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अभी तक क्या है, 4-5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकल चुका है। उसमें बात किसका होगा, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का बात होगा। इंडस्ट्री लिखा है ना, इंडस्ट्री का बात होगा। यहां पे एक मेन चीज बोला गया कि भैया लीडिंग रोल दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर को। हाँ, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा गया, कि भाई देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी। पर ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे, पब्लिक सेक्टर। मतलब पकड़ लो, अगर उस समय एसबीआई और आईसीआईसीआई रहा होगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया हुआ होगा, एसबीआई को, बिकॉज वो पब्लिक सेक्टर का है। पर आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर। बता सकते हो क्यों पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा था, वेलफेयर के लिए, यस। क्योंकि हम लोग पूरे गरीब थे उस वक्त, तो गवर्नमेंट चाहता था कि ज्यादा डेवलप कौन हो, पब्लिक सेक्टर, बिकॉज इट विल वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। प्राइवेट अगर तुरंत बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट मेकिंग से गरीब और गरीब होते जाएगा फिर, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई अभी देखभाल, इंडिया को डेवलप करने का काम जोखिम उठाएगा कौन, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो ओके, टेल मी 1948 में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आईपीआर क्या है, एस्टैब्लिश हुआ था। क्या बोला वो, कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया जाएगा देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। ओके, आगे देखा इन लोग कि भाई अब हम हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। आज तुम लोग खुद देखो ना,
आगे इस चैप्टर के एंड में देखेंगे हम लोग, पब्लिक सेक्टर में जो भी काम कर रहे थे उन लोगों का जॉब सिक्योर था कि नहीं, बोलो। गवर्नमेंट का जॉब नॉर्मली सिक्योर रहता है, तो जो लोग थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो उतना काम नहीं करते थे। दे न्यू व्हाट कि जॉब तो सिक्योर है भैया, 8 घंटा का ड्यूटी में 3 घंटा हम सो ले, हम 3 घंटा काम करने का बोल रहे थे, 5 घंटा सोने का बोल रहे थे। चलो ठीक है, तो ऐसे कुछ हिसाब था, तो इससे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। हाँ, ऐसे एयर इंडिया देख लो, अभी जैसे बीएसएनएल देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल। इमेजिन, सबके घर में एक समय था 2000 के आसपास सबके घर में लैंडलाइन ही था, नो मोबाइल फोन्स वेर देयर, और लैंडलाइन भी हमेशा किसका था, बीएसएनएल। शायद कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा कुछ था क्या? किसका है ये? गवर्नमेंट का है। उस समय लोग मिस कॉल मारते थे, बाप रे बाप, 1-1 मिनट का 1 रुपया। सोच रहा तुम लोग उस समय बात बात किया क्या फोन में? तुम लोग कब पैदा हुआ था? 2000? सॉरी गाइस, दैट इज बिफोर यू। इसमें हम बात किए हुए हैं 1 रुपया पर मिनट, और उस समय का 1 रुपया पर मिनट अभी तो 3-4 रुपया होगा उसके हिसाब से। सोचो, अभी तो फ्री में बात होता है, पहले ये सब हिसाब था। क्यों? बिकॉज उस समय देयर वाज ओनली गवर्नमेंट कंपनी, देयर वाज नो प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी है, वो जैसा चल रहा है चला रहा है, बस काम खत्म। देयर वाज नो इनोवेशन। ओल्ड टेक्नोलॉजी, एंड बोलते ना जैसे चल रहा है चलने दो, क्या टेंशन है। वो तो प्राइवेट लोग जब घुसता है दे कम्पीट, और उस कंपटीशन के कारण दे क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आओ अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाया गया था, आओ देखते हैं। रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। ये समझ में आया तुम लोग को? कंट्री का कुछ कुछ क्षेत्र अगर पुअर था तो उसको हम लोग क्या है, डेवलप कर देंगे, है ना। जो बैकवर्ड रीजन्स था उसको भी डेवलप कर देंगे। और डेवलप इन लोग कैसे करने का सोच रहा था, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करके, है ना। बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप होगा तो ज्यादा लोग वहां पे आएंगे काम करने के लिए, सबका इनकम बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू एंश्योर वीकर सेक्शंस बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक होता है देश का कल्याण और एक होता है वहां के लोगों का कल्याण। दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आज पकड़ लो, इंडिया में जीडीपी बढ़ रहा है मान लो, ठीक है ना। हो सकता है सारा पैसा अंबानी अदानी कमा रहा होगा, फिर भी बोलेंगे जीडीपी बढ़ रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है जीडीपी, पर उससे क्या देश के लोगों का कल्याण हो रहा है क्या? नहीं। लग रहा है देश का जीडीपी बढ़ रहा है, पर लोग और कंगाल होते जा रहे हैं। तो बात वही है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होना ही है देश का, पर इंश्योर करो वो प्रोग्रेस का जो बेनिफिट है वो वीकर सेक्शंस तक भी पहुंचे। नेक्स्ट, मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हैव वी रियलाइज्ड दिस? क्या ये सपना साकार हुआ है अभी तक कि नहीं? यस, रिमेंबर अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वहां मस्त बताए थे एक चीज कि 1921 के पहले इंडिया अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड था, उसके बाद वो आ गया डेवलपिंग फेज में। वहां एक क्वेश्चन मार्क भी मारे थे हम कि अब थर्ड फेज में, डेवलप्ड फेज में कब जाएगा। देखो तुम लोग के भी लाइफ टाइम में होता है कि नहीं वो चीज। तो अभी भी इंडिया डेवलप तो नहीं हो पाया, इट इज स्टिल डेवलपिंग। चलो ठीक है, आ जाओ नोट्स में, यहां पे लिख लो एमसीक्यूज। सब बढ़िया बढ़िया नोट्स साथ में लिखा दिए हैं ताकि याद रहे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था एंड एंड वही 5 साल 1956। तुम लोग हिस्ट्री समझ रहे ना पूरा। 47 में आजाद हुआ, 48 में आईपीआर आ गया, 50 में प्लानिंग कमीशन, 50 में आया प्लानिंग कमीशन। उसको 1-1.5 साल लगा पूरा क्या करने में,
असेस करने में, सर्वे करने में, और फाइनली फिर प्लान प्रिपेयर किया जो लागू हुआ 1 अप्रैल 1951। फिर 5-5 साल का क्या है, स्टार्ट होते गया। तो कोई पूछे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1951। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। अब अपने लास्ट प्लान में आते हैं। देखते हैं प्लान्स का 12 कब बजा था। 12वां प्लान का 12 बजा था 2012 में। बोलो क्या बोले, 12वां प्लान का 12 बजा 2012 में। वो चला कब तक, 2017 पे पड़ गया उस पे खतरा। ओहो मस्त, 2012 से चला 2017 तक, एंड दैट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान। थैंक्स टू हुम, मोदी जी। उन्होंने इसको हटा दिया। ये वाला तो था फर्स्ट प्लान और ये वाला है लास्ट प्लान। उसके बाद अच्छा तुमको लग रहा है तो अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ है देखो, क्योंकि अभी नेट वेट भी क्या है, बहुत चीप हो गया है। 16-17 के बाद ही वो सब हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद। और अभी सब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ ही रहे हैं। 16 में, आई थिंक 8 नवंबर 2016। हाँ 8 बजे आए थे मोदी जी। उस समय आई बॉट माई फर्स्ट आईफोन। क्योंकि बच्चा लोग क्या है ना, तो सब जो जो काला पैसा था, पूरा मार्च तक का मेरे को फीस पे कर दिया था उन लोग, कि भैया पापा बोले नेक्स्ट ईयर का भी लेना तो ले लीजिए। पैसा आ गया बहुत सारा। अब हम देखे क्या करे क्या करे, इतना पैसा का। मेरा फर्स्ट बैच था उस वक्त, हम स्टार्ट किए थे ये अप्रैल 2016 से पढ़ाना। तो बस आईफोन आ गया। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर प्लान, हाँ, पुट टू एन एंड बाई द मोदी लेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। प्लानिंग कमीशन अब रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से। कभी हाँ सुना तुम लोग ये नीति आयोग, और नीति में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो नीति अपने आप में भी एक नाम है और एक निमोनिक भी हो गया। अरे मोदी जी ऑल्सो निमोनिक, हाँ एकदम देश को पढ़ा रहे निमोनिक से वो। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को हटा दिए वो, जैसे 5 प्लान्स को हटाए थे वैसे ही उन्होंने नीति आयोग ले आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एक अच्छा नाम है, डिजीज नहीं है प्लीज। महालानोबिस, क्या बोले, महालानोबिस टाइटल है, इट्स अ सरनेम, यस। महालानोबिस इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। आर्किटेक्ट समझ में आ गया, बोले तो बापू, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। मिस्टर महालानोबिस फादर, मिसेस महालानोबिस मदर ऑफ इंडियन प्लानिंग। वो सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड से जुड़ गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पास लिख लो एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकंड 5 ईयर प्लान जब से महालनोबिस जुड़े थे उसमें वो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे थे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड सोनली ऑन इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलो आओ बोलो, सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब निकला था। हाँ 1951 में। ठीक है, कितना 5 ईयर प्लान हुआ होगा अभी तक, 12। और 12वां 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था,
2012 में खतरा में पड़ा, 17 में मोदी जी हटा दिए पूरा, और मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? हाँ, महालानोबिस। महालानोबिस, महालानोबिस, जो जुड़े थे कौन से 5 ईयर प्लान से? सेकंड 5 ईयर। चलो बहुत बढ़िया है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। 1956 31 मार्च तक, फिर 1 अप्रैल से। ठीक है, ओके आओ बोलो, व्हाट इज अ प्लान? प्लान रेफर्स टू a document showing detailed SPS, schemes, programs and strategy to achieve economic objectives in a particular order during a particular time period. ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में आते हैं, इट रेफर्स टू मेकिंग या टेकिंग whatever major economic decisions by the conscious decision। ए बाबा क्या गिरा दिया? by the conscious decision of determinate authority after a comprehensive survey of the entire economy। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट 4 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लंबा क्वेश्चन आ सकता है। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे? गोल्स क्या थे? गोल्स का मतलब ये मत समझना कि भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, नहीं। गोल्स का मतलब एक ब्रॉड चीज हो गया। लाइक से फॉर एग्जांपल, क्यों 5 ईयर प्लान्स किया गया था? ग्रोथ के लिए, कि देश में हर साल क्या है, ग्रोथ होते जाए, तो दैट वाज अ गोल। हुआ मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज हो, तो मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो अ गोल। ऐसे करके, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, देश के बारे में बात करें। ठीक है, आओ उसका एक निमोनिक देते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या थे? देयर वाज 4 गोल्स। क्योंकि 5 ईयर प्लान्स हमारे डेवलपमेंट का जेम्स था, जेम था वो। निमोनिक में आते हैं जेम्स। आ जाओ भैया जेम्स में। जी का मतलब वो बताए थे अभी हम, ग्रोथ। ग्रोथ वाज अ गोल इन ऑल द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। ई का मतलब होता है इक्विटी। डू नॉट कंफ्यूज इक्विटी विथ इक्वालिटी, पूरा डिफरेंस होता है। एम में आओ, मॉडर्नाइजेशन। एम का मतलब हो गया मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मशीनों में नहीं, अपने सोच ख्यालात में भी। समझ रहे तुम लोग? एस का मतलब आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस। तो ये मेन 4 गोल्स थे जो सारे 5 ईयर प्लान्स अचीव करने का हर बार सोचते थे। ठीक है ना? आ जाओ, जेम्स, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। बोलो पहला पहला गोल क्या है? ग्रोथ। फिर इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। चलो वापस से, पहला क्या है? ग्रोथ, फिर इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। चलो ओके, बढ़िया। ठीक है, अब कैसे कैसे लिखना है मैं बता देता हूं। यहां लिख लो ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ में एक ही पॉइंट रहेगा। ऊपर लिख लो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में 2 पॉइंट्स रहेगा बोल के। नेक्स्ट लिख लो सेल्फ रिलायंस,
और लास्ट में इक्विटी। These are the 4 goals of 5-year plans. क्या लगता है देश का ग्रोथ कब होता है? जब जीडीपी बढ़ता है। बिल्कुल सही, जब जीडीपी बढ़ेगा तब देश का ग्रोथ होता है मतलब। तो ग्रोथ एम्स टू लिख लो, इंक्रीज प्रॉड एंड प्रॉड, मतलब बेसिकली इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। increases prod and prod of goods and services। आ जाओ। हाँ, तो ग्रोथ का एम क्या है? क्या चीज को बढ़ाना? प्रोडक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, एक होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। सही है। चलो वो भी मोटा मोटी सही है, करेक्ट। आज पकड़ लो, इंडिया में 3 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री का 7 फैक्ट्री हो गया। तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। जहां पहले 3 फैक्ट्री सामान प्रोड्यूस करता था गुड्स एंड सर्विसेज, अब 7 फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक एक फैक्ट्री और कितना प्रोड्यूस कर सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है ना? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? एक एक फैक्ट्री और एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस कर सकता है। आज बोलते ना तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास घर में पढ़ाई कर रहे, रिवाइज कर रहा है, पकड़ लो। एक होता है प्रोडक्टिव स्टडी, और एक होता है पूरा दिन भर भी पढ़ लो तो भी लगता है पढ़ाई नहीं हुआ। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब पकड़ लो तुम लोग घंटा बढ़ा रहा है हर दिन का। मतलब क्या हो गया कि जहां तुम लोग आधा घंटा पढ़ता था, वहां अब 5 घंटा पढ़ रहा। 1 घंटा, आधा घंटा का 1 घंटा ही पढ़ेगा तुम बस। तो ये जो तुम लोग आवाज बढ़ा रहे हो, इट कैन बी इक्वेटेड टू कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। समझ में आया? और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि उस एक एक घंटा में तुम कितना इंटेंसली पढ़ाई करते, कितना शिद्दता से के साथ। ठीक है, वो चीज हो गया। आधी घंटा का 1 घंटा ही पढ़ाएगा तू, 1 घंटा ही कराएगा। नेक्स्ट आओ, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन किस में लेके बोले हम? सोच। अरे शाबाश। पहला है सोच में बदलाव लाओ, और दूसरा जो मेन है मॉडर्नाइजेशन, नया नया मशीन्स को अपनाओ, है ना? आ जाओ। मॉडर्नाइजेशन एम्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहला बात, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अडॉप्ट करो न्यू टेक्नोलॉजी। एंड दूसरा, चेंज चेंज दी सोशल आउटलुक। चेंज दी सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब तुम सोसाइटी में और वहां के लोगों को किन निगाहों से देखते हो, इसको अपने क्या बोलेंगे? सोशल आउटलुक। समझ में आया ना? यहां पे लिख लो ऊपर में, ये बात करता है इकोनॉमिक और ये बात करता है सोशल। मतलब मॉडर्नाइजेशन दोनों एरियाज में अपने को होना है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। इकोनॉमिकली मतलब पैसा के हिसाब से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कैसे आएगा? पैसा लेन देन करके ही आएगा, है ना? और सोशल आउटलुक मतलब तुम अपने सोच को चेंज कर। इससे पहले क्या था? लड़कियां जॉब्स नहीं करती थी, करने नहीं दिया जाता था मान लो, तो उस चीज में चेंज लाओ, बदलाव लाओ उस चीज में कि लड़कियों को भी जॉब करने दो, काम करने दो। तो वो भी बताओ मॉडर्नाइजेशन होगा कि नहीं होगा? मॉडर्नाइजेशन, है ना? चलो नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एम्स टू reduce self reliance aims to reduce foreign dependence।
aims to reduce foreign dependence. पहले इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में, आजादी के बाद का बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था इंडिया। उसको क्या करना है अपने को? रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है बताओ? क्यों तुम फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो फॉर इंपोर्ट? पैसा लगेगा अपना, उन लोग कंट्रोल कर सकेगा अपने को। यस, आज पकड़ लो इंडिया का चाइना के साथ एक ऐसा रिलेशन होता कि पकड़ लो हमारे यहाँ जो भी खाना पीना का सामान है सब चाइना से आ रहा है, तो हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो जाते ना उसके ऊपर, टोटली। तो चाइना वो चीज के हिसाब से अपने को कंट्रोल कर सकता है। वो हम लोग का गांव पे गांव रुपया लूटते रहता, अपनी टेरिटरी में डालते रहता वो, और हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। किस डर से नहीं कर पाते? कि भाई खाना नहीं देगा हम लोग को। हमारे यहाँ खाना एक्सपोर्ट नहीं करेगा वो। तो भाई अपने ऊपर सेल्फ निर्भर रहो, कोई कंट्री के सामने झुकना नहीं है अपने को, नहीं तो उन लोग हमारे कंट्री को चलाना स्टार्ट कर देंगे। सेल्फ रिलायंस एम्स टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है ना। इक्विटी में आते हैं। इक्विटी एम्स टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल। Equity aims to provide basic necessities to all. Basic necessities मतलब क्या हो गया? पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये हो गया बेसिक नेसेसिटीज। तुम पानी मांग रही थी क्या? नहीं ना, ठीक है, फूड में पानी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इक्विटी का मतलब इनकम, वेल्थ, इनइक्वालिटी, डाउनवर्ड एरो। इनकम, वेल्थ, इनइक्वालिटी को कम करना। इनइक्वालिटी समझ में आता है? जो भेदभाव है उसको कम करना। इनकम वेल्थ का डिफरेंस कि कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ना अभी तक कितना कमाए। हाँ तो सही बोला है तो बस। हाँ, इनकम इज करंट इनकम, करंटली जो तुम कमा रहे हो वो इनकम हो जाएगा, और वेल्थ जो अभी तक सेव करके रखे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज है। तो दोनों में जो इनइक्वालिटी है गरीब अमीर के बीच में उसको कम करना, ठीक है। आ जाओ, ओके, वापस से एक बार देखो इसको सब। जेम्स समझ में आ गया सबको? जेम्स आर द 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले ग्रोथ का बात करें अगर, तो ग्रोथ एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली जीडीपी को बढ़ाना। जी के बाद ई आता है इक्विटी। इक्विटी दो चीजों पे फोकस करेगा, एक टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल, कि सबके पास कम से कम बेसिक आइटम्स रहे, एंड दूसरा वो जो गैप है उसको कम किया जाए। कौन सा गैप? इनकम एंड वेल्थ का जो गैप है, जो इनइक्वालिटी का गैप है, उसको कम किया जाए। मिनान क्लियर है? जीई हो गया। एम, एम बोले तो मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमिकली बात भी करेंगे एंड सोशली बात करेंगे अपने। इकोनॉमिकली क्या है? टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस, न्यू मशीन्स, एंड टू चेंज आवर सोशल आउटलुक, ठीक है। लास्ट में आता है एस फॉर सेल्फ रिलायंस, जहां है रिड्यूस करना किस चीज को? फॉरेन डिपेंडेंस को, फॉरेन इंटरफियरेंस, ठीक है ना। चलो ओके, आ जाओ बच्चों, पहले अपने ग्रोथ देखें। कम टू ग्रोथ। ठीक है, आओ ग्रोथ में। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है, मार्क करते रहेंगे अपने, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ोतरी। किस चीज में बढ़ोतरी? कंट्री के कैपेसिटी में। क्या चीज के कैपेसिटी में? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज, उतना
ग्रोथ हो रहा है, नहीं तो क्या होगा, डी ग्रोथ हो रहा है। पर ब्रिटिश समय में क्या था, स्टैग्नेंट था, याद है ना, 200 साल तक स्टैग्नेंट था सब कुछ। बोलो मेरे साथ, बोलो सब बच्चों, बोलो, जितना बोलो कितना क्लियर रहेगा। ग्रोथ रेफर्स टू व्हाट, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल, ठीक है ना। आ जाओ, हाँ यहां पे लिखा हुआ है स्टैग्नेशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और भैया काफी एक्सट्रीम पॉवर्टी भी था, जिससे हमारे प्लानर्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि भाई कुछ हो नहीं हो, सारे प्लान्स में पक्का क्या होना चाहिए, ग्रोथ तो होना चाहिए, देश का विकास तो होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रोथ का मतलब, आओ, ग्रोथ का मतलब तीन चीज हो सकता है, जो जो मैं गोल कराऊंगा उतना देख लेना बस। ग्रोथ इंप्लाइज गुड्स का बढ़ना, सर्विसेज का बढ़ना, या उसके एफिशिएंसी का बढ़ना। क्या क्या बोले, पहला दो चीज क्या बोले, गुड्स का बढ़ना मतलब गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना, फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ना, और लास्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी बढ़ना। समझ में आया ना, या तो गुड सर्विस बढ़ाओ या तो उसको और एफिशिएंट बनाओ। एफिशिएंट मतलब क्या, यहां पे लिख लो लेस वेस्टेज, लास्ट पॉइंट जो है उसमें लिख लो लेस वेस्टेज। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये एक लेदर है, लेदर का टुकड़ा है, इससे तुम शूज बना रहे हो, तुम पकड़ लो तुमने 4 शूज बनाया, 4 शूज बना, बाकी तो वेस्ट हो रहा है ना, तो उसको कम करो, उतना ही लेदर का टुकड़ा से पकड़ लो तुम छोटे बच्चों का भी शूज बना लो। मतलब समझ में आ रहा है कि लेस वेस्टेज करो तुम, तो उससे देश का ग्रोथ ही होगा। भाई तो लेदर तो ये कुछ अलग ही चीज लग रहा है ये तुम लोग का साइंस था ना 9-10 में, एमीबा पकड़ लो, या वो जाइलम फ्लोएम कुछ था प्लांट का, वो काट के दिखाता था, स्टोमाटा, फोटोसिंथेसिस, यस। ग्रोथ समझ में आ गया, या गुड्स को बढ़ाना है या सर्विसेज को बढ़ाना है या उसके एफिशिएंसी को बढ़ाना। चलो आ जाओ, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसका इंडिकेटर क्या है, उसका इंडिकेटर है इंक्रीज इन द जीडीपी। सिंपल सा बात है भैया, जीडीपी बढ़ेगा देश का मतलब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, ये तुम लोगों को पढ़ने का दरकार नहीं है उतना, यहां पे लिख लो फ्रॉम नेशनल इनकम चैप्टर, वहां जीडीपी काफी अच्छे से दिया हुआ है, तो यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहां ढंग से इसको पढ़ेंगे। ये तुम लोग का अभी तो अपने क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, गवर्नमेंट बजट करेंगे, तुम लोग का उसके बाद होगा वो चीज, नहीं क्रैश कोर्स में नहीं होगा, क्योंकि शायद आईएससी वालों के नहीं आ रहा है नेशनल इनकम, यूनिट में ही आ रहा है पूरा का पूरा नेशनल इनकम, ओ बस वही आ रहा है क्या, 2 क्लास का खेला है वो, वही बोले नेशनल इनकम पूरा आएगा तो भयानक, एकदम पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, थ्योरी है। चलो आ जाओ, ओके, बस इतना देख लो कि भाई जीडीपी जो बढ़ता है उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा डेवलपमेंट, इंप्रूव होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड पॉवर्टी डिक्रीज होगा। माने सारी अच्छी बातें हैं, जीडीपी बढ़ेगा तो पॉवर्टी घटेगा, एसओएल बढ़ेगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये सब उतना काम का नहीं है, इसको देख लो तुम लोग, बस इस पार्ट को देख लो। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, जीडीपी में योगदान कहां कहां से आता होगा, सोचो तो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से,
एग्रीकल्चर सेक्टर से और सर्विस सेक्टर से, मतलब तीनों से ही आता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तीनों से आएगा कंट्रीब्यूशन किसको? जीडीपी को। तीनों ही तो सामान प्रोड्यूस करते हैं ना, तीनों तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तीनों जितना भी प्रोड्यूस करेंगे मिला के ऐड करने पे जीडीपी मिलेगा। समझ में आया क्या बोले? जहां समझ नहीं आया प्लीज पूछना। ओके, तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ गया। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, यस। हर कंट्री चाहता है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या हो? कम होते जाए, और क्या क्या बढ़े? इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़े और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन बढ़े। ठीक है ना? चाइना अभी तक तेजी से आगे कैसे बढ़ गया? सारे कंट्रीज स्टार्ट हुए थे एग्रीकल्चर से, ऑफ कोर्स सारे कंट्रीज। चाइना एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फिर वहां से शिफ्ट किया सर्विस सेक्टर में। वो सारा चीज का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तभी तो बोलते हैं ना वर्ल्ड ओवर में मेड इन चाइना गुड्स बहुत फैला हुआ है। मेड इन चाइना गुड्स इंडिया में भी फैला हुआ था पहले। क्यों फैला हुआ होगा? बिकॉज वहां का क्या चीज स्ट्रांग रहा होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। किसका स्टोरी बताया तुम लोग को अभी? चाइना। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इंडिया में लोग एग्रीकल्चर से सीधे शिफ्ट मार रहे हैं सर्विस से। सोचो इस बारे में, किसको बाईपास कर रहे हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल सेक्टर। नहीं, चलाने का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वहां काम करने का भी बात कर रहे हैं। मैन फोर्स, जो लेबर वहां का है उसका भी बात कर रहे हैं। हमारे लोग एग्रीकल्चर किसानी छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं घुसने का सोच रहे। कहां घुस रहे हैं? सर्विस सेक्टर में। एसी बनाने का नहीं सोच रहे, एसी सर्विस करने का सोच रहे। है ना? मोटर बाइक ऐसे बनाने का नहीं सोच रहे, मोटर बाइक का मैकेनिक बनने का सोच रहे, सर्विस देने का सोच रहे। तो हम लोग इसको बाईपास कर दिए। समझ में आया ना? तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा, किसमें बढ़ते जा रहा है? जीडीपी में। आ जाओ, हाँ यहां पे मार्क कर लो तुम लोग कि ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर पोस्ट 1991 पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये तुम लोग जानोगे थर्ड चैप्टर में, बिकॉज थर्ड चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा अपना? 1991 से। ये चैप्टर कहां तक खत्म हो जाएगा? 1990 तक। थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा 91 से, तो वहां तुम लोग को ढंग से बताएंगे। बस जो बताए अभी ये स्टोरी, ये समझ में आया तुम लोग को? बस इतना सा याद रखना है अभी। जी के बाद ई में आते हैं इक्विटी का मतलब है, यस, पहला बात इक्विटी को कंफ्यूजन में मत लाना इक्वालिटी के साथ। हाँ, शेयर समझ आता है, अच्छा इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी मत समझना यहाँ पे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है ना, सबको सेम बेनिफिट मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो, सबको क्या मिलेगा यहाँ पे? सेम बेनिफिट। पर अपने को पता है ज्यादा दरकार किसको है बेनिफिट का? पुअर क्लास को। मिडिल क्लास को मीडियम दरकार है और रिच क्लास को एकदम भी दरकार नहीं। तो आजकल जो गवर्नमेंट है ना वो इक्वालिटी पे फोकस नहीं करता है, किस पे फोकस करता है? वो इक्विटी पे। तुम स्टोरी बताए थे क्या एक? नहीं, पहले बोल दिया नहीं। तुम कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, वो एक स्टेडियम पर यस, वो 3 जन देख रहे थे उसमें, याद आएगा तुम लोग को? हाँ, ऐसा कुछ बताए थे कि भैया 3 डब्बा है, यहाँ मैच देख रहे, ये बाउंड्री, ये रेलिंग है, अमीर आदमी आराम से देख ले रहा है, मिडिल क्लास जस्ट देख पा रहा है, और पुअर आदमी को ये हेल्प मिलने के बाद भी वो नहीं देख पा रहा है। ये इक्वालिटी है कि इक्विटी है? इक्वालिटी। क्यों इक्वालिटी है ये? बिकॉज सबको सेम बेनिफिट मिल रहा है। तुम्हारा पोजीशन को देख के कुछ नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे सबको सेम बेनिफिट मिल रहा है। पर सही चीज क्या होता है कि इस अमीर आदमी को इस बेनिफिट का दरकार नहीं है, तो इसको यहां से हटा के इस गरीब आदमी को दे दो।
तो उससे क्या होगा, ये रिच आदमी तो देख पाएगा बिना कोई सपोर्ट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास तो खुश था ही अपने रोने धोने में, और पुअर क्लास के पास अब अच्छा बेनिफिट आ गई। समझ में आया ना? तो ये होता है इक्विटी। इक्विटी एम करता है सेम लेवल पे लाने का। समझ में आया? इक्विटी एम करता है सेम लेवल पे लाने का, और इक्वालिटी एम करता है सबको इक्वल बेनिफिट्स देने का। ठीक है ना? आ जाओ। चलो ओके, हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, पर सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। कब वेस्ट जाएंगे? अगर बेनिफिट्स नॉट रीच एवरी सेक्शन। समझ में आया ये चीज? ऑनलाइन करोगी तुम, ऑफलाइन? ठीक है, वहां बैठ जाओ। अभी ग्रोथ का बात किए थे ना आपने? ग्रोथ में क्या बढ़ता है? जीडीपी बढ़ता है। क्या जीडीपी बढ़ने से सब आदमी खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। तो ये इक्विटी उसी चीज का बात कर रहा है कि ग्रोथ हो रहा है देश में, पर वो सब कुछ बेकार है अगर कोने कोने तक उसका असर नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? आ जाओ भाई। इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अवेल्ड बाय ऑल सेक्शंस, रिच चाहे पुअर, अवेल्ड बाय ऑल सेक्शंस, सबको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है ना? सबको उसका बेनिफिट मिले। आ जाओ, बेनिफिट्स में आते हैं, इक्विटी के बेनिफिट्स। अगर सारे लोग सेम लेवल पे आ जाए तो दिखते क्या हसीन चीजें होंगी। आ जाओ, सबसे पहला, लोगों का एसओएल बढ़ेगा। बढ़िया। रिडक्शन होगा वेल्थ इनइक्वालिटी में। ये भी अपने पढ़े हैं ना? वेल्थ के साथ क्या पढ़े थे? इनकम। वेल्थ स्लैश इनकम लिख लो। नेक्स्ट, नेशन बिल्ड होगा एज अ होल। एक बोलते ना अभी कि भाई सिर्फ मुंबई डेवलप्ड है, ऐसे वैसे नहीं, सारे क्षेत्र क्या डेवलप होंगे अपने अपने हिसाब से। नेक्स्ट, फेयर ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। फेयर ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। समझ में आ गया क्या है? चलो ओके। तुम्हें को बताओ क्या क्या गोल्स था? निमोनिक। तुम बताओ, जी का मतलब? ई, एम, एस। ठीक है। जी, ग्रोथ एम्स टू डू व्हाट? इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन शॉर्ट जीडीपी को बढ़ाता है। ई में दो चीजें देखे अपने, इक्विटी एम्स टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल। नेक्स्ट, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर। जी और ई खत्म। एम में आओ, मॉडर्नाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन योर मानसिकता, सोशल आउटलुक। लास्ट में सेल्फ रिलायंस आता, इजी है, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। क्लियर? हम लोग ग्रोथ और इक्विटी खत्म कर चुके। आ जाओ, नेक्स्ट आओ, मॉडर्नाइजेशन में आते हैं। जीईएम, कम टू मॉडर्नाइजेशन। नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन क्या है? व्हाई डू वी नीड मॉडर्नाइजेशन? टू रेज द एसओएल। मॉडर्नाइजेशन का आवश्यकता है ताकि हम एसओएल को बढ़ा सके। ठीक है? आ जाओ, नेसेसरी फॉर एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ। सिंपल है। ज्यादा ग्रोथ कब होगा? जब नए नए मशीन्स को लाते रहे हम लोग, है ना? आज पकड़ लो, मेरा लैपटॉप का सिस्टम काफी पुराना हो, विंडोज 98 हो इसमें मान लो, तो हम तो जूम चला ही नहीं पाएंगे, कैसे लेंगे ऑनलाइन क्लासेस? समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो हमेशा अपने आप को क्या है, मॉडर्नाइज करते रहो ताकि ग्रोथ होते रहे। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन में दो बात था, तुम लोग को बता दिए थे हम, एक इकोनॉमिकली और एक सोशियली।
इकोनॉमिकली स्पीकिंग मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स क्या? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूज अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, यूज अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल्स, फार्मर का बात कर रहे हैं यहां पे। फार्मर पकड़ लो, यहां पे कैसे दिया हुआ है, ऐसे समझ लो। फार्मर हाथ से सो करता है, हाथ से काट कूट के हार्वेस्ट करता है, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। वहीं उसके पास मशीन्स पड़ा हो, हार्वेस्टर, प्लावर, ट्रैक्टर वगैरह, तो फटाफट वो काम कर पाए। तो उससे उसको मन करेगा कि और लैंड में अपने कब्जे में लूं, बिकॉज मेरा काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, उसका ग्रोथ होगा फिर। ठीक है, इस पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एक मार्क में पूछ सकता है। मॉडर्नाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, जस्टिफाई या एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल बात है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया मशीन्स अपनाना। जितना मशीन्स तुम अपनाओगे उतना लेबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऑपरेट करने चाहिए, पर जितने लोग पहले चाहिए थे अब दरकार नहीं है, वर्कफोर्स कम हो जाएगा। जैसे बैंक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बैंक का। बैंक में पहले लोग बैठते थे पैसा लेने के लिए हम लोग से, उसको बोलते हैं टेलर। कैशियर नहीं बोलेंगे अपने, टेलर बोलेंगे। टेलर क्या करता है? हम लोग से कैश डिपॉजिट लेता है और हम लोग को कैश देता है हाथ में। अब एटीएम्स आ गया, एटीएम्स तो खैर आ ही गया, अब आ गया सीडीएम्स। एटीएम्स तो कब का आया हुआ है? यस, अब आ गया सीडीएम्स, कैश डिपॉजिट मशीन्स। इसमें क्या है? एटीएम के जैसा ही एक और मशीन लगाया हुआ रहता है, वहां तुम कैश जमा कर दो अपना, एक लिमिट रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है क्या? बस एटीएम जैसा मशीन ही है, वो 24/7 खुला रहेगा तुम्हारा। ब्रांच तो फिर भी कुछ समय खुला रहता है। तो ये रिप्लेस कर दिया है द नीड फॉर मैनुअल लेबर्स, नीड फॉर स्टाफ कम कर दिया है। ठीक है ना? तो मॉडर्नाइजेशन अनफॉर्चुनेटली क्रिएट्स अनएम्प्लॉय। ठीक है, अभी बोलते ना वो एआई आ गया है, एआई कितना लोग का जॉब्स खा लिया है, कितना लोग को और आगे खाएगा। ऐसा माना जा रहा है 15-20 साल में एआई टीचर्स हो जाएंगे। सोचो। मतलब एआई में इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान फिट कर दिया जाएगा और कोई ना कोई रोबोट आएगा। हेलो बच्चों, मॉडर्नाइजेशन एम्प्लॉयज द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेस लेबर। नेक्स्ट आता है चेंज इन सोशल आउटलुक। यहां मानसिकता का बात करेंगे भैया। डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी, जैसे जेंडर एम्पावरमेंट हो गया, प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू विमेन एज मेन। सिंपल है, क्लियर है? चलो, तो अपने एम भी खत्म कर लिया, अब लास्ट अपना एस का बारी है, फिर ये पार्ट अपना कंप्लीट। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, लास्ट लास्ट, जिससे अपना गोल्स तक पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। सेल्फ रिलायंस, आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस। का हिंदी में मतलब क्या था अपना? आत्मनिर्भरता। ठीक है ना? आ जाओ। सेल्फ रिलायंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या हो गया? फॉरेन। असिस्टेंस तो हेल्प हो गया, पता है। तो फॉरेन हेल्प के बिना खुद से अपना काम करो। चलो आ जाओ, इसका मतलब है डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस, नॉट बाय इंपोर्टिंग फॉरेन गुड्स। जैसे पकड़ लो, सब लोग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ही यूज करो, फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स यूज मत करना। उसको क्या बोलते हैं अपने? सेल्फ रिलायंस। तो बताओ, तो हकीकत में ऐसा हो सकता है क्या?
कि अपने 100% देसी स्टफ ही यूज करे? पॉसिबल नहीं है। यूज कर सकते हैं कि पेट्रियोटिज्म के कारण, पर सफर हम लोग ही करेंगे, बिकॉज इतना अच्छा अच्छा इंडियन मेड कुछ नहीं होता है। आज अपना फोन से देख लो, जो भी फोन होगा सब बाहर का ही बना हुआ होगा। किसी का माइक्रोमैक्स है क्या? चलो ठीक है। लावा, सिमोको, चलो ठीक है। तब अपने सब विदेशी फोन यूज कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आ जाओ, भले ही वो मेड इन इंडिया हो, ठीक है। कुछ कुछ मेड इन इंडिया भी हो रहा है, अब आईफोन आ गया है। सिंपल होता है लेकिन पार्ट बाहर से जाता है। देखो सारा पार्ट्स बाहर से नहीं आता है। असेंबल्ड इज अ गुड वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, पर हाँ कुछ कुछ चीज मेड इन इंडिया भी होता है। बैठा है तो असेंबली कर रहा है। वैसे देखो माइक्रोमैक्स भी देखा जाए अगर, तो माइक्रोमैक्स का पूरा फोन चाइना से आता था, पूरा फोन। बस यहाँ पे आके माइक्रोमैक्स का धब्बा लगाता था। आ जाओ, ठीक है। ध्यान देते हैं इसमें, सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपना चीजों को यूज करो, बाहर वाले के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। हाँ, reduce our dependence on foreign countries. चलो, to establish a strong nation it was important to be self reliant. बिल्कुल सही बात है। अब इसके बेनिफिट्स में आएंगे, मैं बस समझा दे रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है, डोंट हैव टू राइट। क्या क्या बेनिफिट्स है सेल्फ रिलायंस का, समझना। सबसे पहला बेनिफिट तुम लोग लिखा हुआ वहां पे, टेंशन नहीं है। रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। बच्चों क्या करना है अपने को, फॉरेन के ऊपर जो डिपेंडेंस है अपना, उसको अपने रिमूव कर रहे हैं क्या? रिड्यूस कर, रिमूव कर ही नहीं सकते अपने, क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। मतलब क्या है कि कल तक जो सामान बाहर से मंगाते थे, आज ट्राई करो कि वो इंडिया में बन जाए। समझ में आया? इंडिया में बहुत ना के बराबर। ये से अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में न्यूज फैला लिथियम का, तुमने सुना है? 1-1.5 साल पहले का बात ही है। जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया कि भयंकर भयंकर अमाउंट ऑफ लिथियम और है। लिथियम कहाँ यूज होता है पता है? बैटरीज में। जो बैटरी देख लो वो लिथियम का होता है, स्पेशली मोबाइल फोन बैटरी, लैपटॉप का बैटरी वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी है। तो लिथियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर दीज आइटम्स। तो अब लिथियम इंडिया में पाया गया है, तो अब अपने लिथियम के केस में एटलीस्ट फॉरेन डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट, हाँ वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे निकाले उसको अब हम। चलो सेकंड आओ। नेक्स्ट होता है रिमूव फॉरेन इंटरफियरेंस। ये रिड्यूस नहीं करना, ये पूरा क्या, रिमूव ही कर देना, पूरा रिमूव कर देना। ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट टॉलरेट, है ना, कि बाहर के लोग हमको ज्ञान दे कि पाकिस्तान को ऐसे नहीं वैसे मारिए, मतलब जो भी है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी फॉरेन इंटरफियरेंस इन आवर ओन मैटर्स। समझ में आया ना? आज ऐसे पकड़ लो, पाकिस्तान है, वो भयंकर लोन लिया हुआ है किससे? चाइना से। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सब भयंकर तरीके से लोन लिया है चाइना से। तो बताओ उन लोग के लिए पॉइंट हो सकता है क्या? दे विल नॉट बी एबल टू रिमूव फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू रिमूव चाइना का इंटरफियरेंस। पे बैक नहीं कर पा रहा, अब चाइना जो जो बोलेगा उन लोगों को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। बट सिंस इंडिया इज क्लीन इन दैट रेस्पेक्ट, इंडिया कैन सेफली अवॉइड ऑल द फॉरेन इंटरफियरेंस। समझ में आया? उल्टा फुल्टा मत लिख देना कि रिमूव फॉरेन डिपेंडेंस एंड रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस मत लिखना, ठीक है। इंडिया के प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज अ सोवेरेन नेशन, सोशलिस्ट सेक्युलर सोवेरेन नेशन। सोवेरेन का मतलब क्या होता है कि वी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी अदर कंट्री। हमारा खुद का एक उसूल है, हम अपना ही बात सुनेंगे बस, और किसी का नहीं सुनेंगे। थर्ड, अब इतना लंबा लंबा तो छोड़ रहे अपने, कुछ अंदर भी होना चाहिए अपने पास ना, है कि नहीं?
अपने सब कुछ बाहर का बंद कर देंगे, पर इंडिया में कुछ मिलेगा नहीं अगर, तो कोई काम का है वो नहीं। तो डेवलप करना है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस। समझ में आया ना? तुम सारा फॉरेन चीज हटा दो, पर उसके लिए अपने पास तो कुछ होना चाहिए। तो वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस। ठीक है, आ जाओ, तो इसमें अपने फटाफट मार्क कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, आ जाओ। इंडिया रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। मैंने समझना है इस चीज के बारे में तुम लोग। uh, एक लड़की का नया नया ब्रेकअप होता है, हाँ, तो जो नेक्स्ट लड़का उसको थोड़ा क्या करे, थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा केयर करे, एक दो बार होमवर्क कर ले, क्या है, ही विल बी नेक्स्ट इन लाइन फॉर द बॉयफ्रेंड कैटेगरी। हाँ, तो वैसे इंडिया भी नया नवेला क्या हुआ था, फ्री हुआ था, किससे, ब्रिटिश रूल से। तो वो नहीं चाहता था कि मैं किसी भी कंट्री का ज्यादा फेवर लूं। वो ज्यादा फेवर अगर लूंगा तो क्या पता वो आके कब्जा कर ले मेरे ऊपर। समझ में आया? तो इंडिया वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। नेसेसरी था भैया, काफी नेसेसरी था कि हम रिड्यूस करें आवर इंडिपेंडेंस। आवर इंडिपेंडेंस नहीं, इनको काट दो। काफी रिड्यूस था कि हम अपना डिपेंडेंस रिड्यूस करें, स्पेशली फॉर फूड। यस, इंडिया शिकार था ब्रिटिश रूल में, क्या चीज का याद है, फेमीन्स का। यस, बिकॉज ऑफ ओवर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया वाज विक्टिम ऑफ फेमीन्स। तो इंडिया स्पेशली फूड मंगाता था, लिख लो, यूएसए से। यूएसए से फूड मंगाता था। तो इंडिया अब चाह रहा था कि ग्रेजुअली क्या करे, वो वही बैठ जाओ, यूएसए से फूड ग्रेजुअली क्या है, कम करे, और इंडिया में ही ज्यादा प्रोडक्शन करे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? चलो नेक्स्ट आओ। अवॉइड फॉरेन इंटरफियरेंस। हाँ भाई, फियर था, ये फियर था कि अगर हम इंपोर्ट करें फूड सप्लाईज, ध्यान दो सब यहां पे, इंपोर्ट करें फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल समझ में आता है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, रुपीज नहीं, मनी लिख लो। डॉलर, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करें इन चीजों को, तो वो कंट्री हम पे हावी हो सकता है, उसको अपना बात मनवाना होगा, तो वो बंद कर देगा सप्लाईज को, तो हमको बात मानना ही पड़ेगा उसका फिर। ठीक है ना? हाँ, दिस वुड हर्ट आवर सोवेरेनिटी। और इतना तुम करने जा रहे हो तो अपना भी बल रखो, अपना भी स्ट्रांग रहो। एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग डोमेस्टिक बेस। डोमेस्टिक समझ में आ गया? घरेलू मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा होना चाहिए, जो वो सामान बना सके जो तुम चाह रहे हो बाहर से बंद करना। क्लियर है? चलो ओके, तो हम लोग यहां तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, विल स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर। चलो ओके, टेक केयर, सी या, बाय बाय।